अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 106 से 110। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 106 वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 106 वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 1। काला दानव दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके कंधे से खूनी धुंध का एक बड़ा बादल फूट पड़ा। उसने अपने स्वभाव में उग्रता को उकसाया और गुस्से के एक बड़े झुके के साथ अप्रत्याशित रूप से लैंज़ुएरो की जेड तलवार का ब्लेड पकड़ लिया और क्रूरता से बाहर निकल गया। चूंकि लैंज़ुएरो की मोनाक तलवार ने अभी अभी अपनी शक्ति समाप्त की थी और ब्लैक डेमन की ताकत आश्चर्यजनक रूप से महान थी, तलवार वास्तव में ब्लैक डेमन द्वारा जबरन छीन ली गई थी और उसे गाद से पकड़ लिया गया था। बकवास। ये देखकर कि कैसे लैंज़ुएरो ने ब्लैक डेमन को एक झटके से घायल कर दिया था, यूची का दिल तुरंत धड़क उठा। यदि वह उसके साथ झगड़ती रहती तो वे थोड़ी देर और रुक सकते थे, लेकिन उसके कंधे पर छुरा घोंपने से निस्संदेह उसका क्रूर स्वभाव भड़क जाएगा। कोई निम्नलिखित परिणामों की कल्पना कर सकता है। ब्लैक डेमन ने लैंज़ुएरो की तलवार पकड़ ली और घबराकर वापस गिर गया। उसका चेहरा पहले से ही द्वेषपूर्ण हो गया था और उसके मुंह से एक जंगली दहाड़ निकली, जाओ और मेरे लिए उस कुतिया को पकड़ो। जहां तक बाकियों की बात है, उन सबको मार डालो। जैसा कि युनचे को उम्मीद थी, क्रोधित काले दानव ने अपने आदमियों को सीधे हमला करने का आदेश दिया था। क्षण भर में ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप, जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, ने अपने हथियार उठा लिए और दहाड़ते हुए ऊपर चढ़ गए। तीनों उप कप्तानों ने लैंज़ुएरो पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यदि वे यहाँ आ धमके तो कौन जानता है कि यहाँ कितने लोग मारे जाएंगे या घायल होंगे। यूचे ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह स्काई ट्रेमर बम को पकड़ते हुए तेजी से लैंज़ुएरो की तरफ चला गया और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। बूम! जैसे ही स्काई ट्रेमर बम उतरा, उसने एक बड़ा धमाका किया, मानो गड़गड़ाहट धरती पर आ गई हो। विस्फोट ने दर्जनों या अधिक ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिकों को उड़ा दिया, जो सबसे आगे की पंक्तियों में पहुंचे थे, और वे दर्द से कराहते हुए फर्श पर लेट गए। उनमें से 6 के दोनों पैर उड़ गए, उनमें से 3 के पूरे शरीर का मांस पेस्ट में बदल गया था, जबकि बाकी को अलग अलग स्तर की क्षति हुई। ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप, जिसने अभी अभी आना शुरू किया था, क्षण भर के लिए रुक गया। जब वे उस बड़े छेद को घूर रहे थे जिसे विस्फोट से खोल दिया गया था, तो उनकी सभी अभिव्यक्तियां बेजान हो गईं। यहाँ तक कि ब्लैक डेमन, जो अपने घाव पर दवा लगा रहा था, की भी आंखें खुली हुई थी। तीनों उप कप्तान भी डरे हुए चेहरों के साथ एक कदम पीछे हट गए। वो क्या था? अभी क्या हुआ? युनचे अपने दाहिनी ओर दूसरा स्काई ट्रेमर बम और बाईं ओर एक जहर फायर रॉड के साथ लैंज़ुएरो के सामने खड़ा था। उसकी नजर काले दानव भाड़े के सैनिकों पर पड़ी, जो डर से जड़ जमाए हुए थे और ठहाका लगाकर हंस रहे थे। जो कोई भी मरना चाहता है, एक कदम आगे बढ़ाएं और कोशिश करें। लैंज़ुएरो ने युनचे के आइटम पर नजर डाली और चुपचाप चिल्लाया, स्काई ट्रेमर बम। आपके पास जियोसैक्ट का स्काई ट्रेमर बम कैसे है? मैंने उन्हें शाखा संप्रदाय के खजाने से लिया था। युनचे ने लैंज़ुएरो को पकड़ते हुए धीरे से उत्तर दिया। जब तक वे फैंग बायचुआन के पक्ष में नहीं पहुंच गए, वे कदम दर कदम पीछे हटते गए। स्काई ट्रेमर बम ने अभी अभी एक बड़ी बाधा उत्पन्न की थी, जिससे इन ब्लैक डेमन भाड़े के सैनिकों को क्षण भर के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कबीले नेता फैंग, क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां हम अस्थायी रूप से छिप सकते हैं? यूचे ने स्काई ट्रेमर बम थामे हुए हाथ को ऊपर उठाया और सामने ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप को घूरते हुए फैंग बायचुआन से पूछने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। उसके पास कुल 6 स्काई ट्रेमर बम थे। 3 का इस्तेमाल जियोजाइची के साथ काम करते समय किया गया था, 1 का अभी इस्तेमाल किया गया था, और वर्तमान में उसके शरीर पर केवल 2 बचे थे। वह जो अधिक से अधिक कर सकता था, वह अस्थायी प्रतिरोध पैदा करना था। यूचे के शब्दों के कारण फैंग बायचुआन की अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई, लेकिन वह चुप रहा। युनचे ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, इन लोगों ने कहा कि तुम लोगों के पास पीछे के पहाड़ में एक मुहर है, क्या ये सच है? आप लोगों के पास निश्चित रूप से सील को खोलने का एक तरीका है, और सील को दोबारा सक्रिय करने से पहले अपने कबीले के लोगों को अंदर जाने की अनुमति दें। कम से कम यह अस्थायी रूप से सभी को सुरक्षित रखेगा। सवाल से बाहर युनचे को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि फैंग बायचुआन ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि खारिज कर दिया। वह स्थान वह पवित्र भूमि है जिसे फीनिक्स ने पीछे छोड़ दिया था, और जहां फीनिक्स की दिव्य आत्मा निहित है। यदि प्रत्येक कुल का व्यक्ति वहां जाए, तो हम जाएंगे फीनिक्स की दिव्य आत्मा को अपमानित करें, और हमारे कबीले ने जो पाप किए हैं उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। युनचे ने अपने दांत पीसते हुए कहा,
इन सभी लोगों में रक्तपिपासु और हत्या के इरादे की अत्यधिक तीव्र गंध है। इसका मतलब है कि उन्होंने काफी लोगों की जान ली है। मेरा मानना है कि भाड़े का समूह होने का दावा करना केवल एक दिखावा है और वे वास्तव में एक डाकू समूह हैं जो लोगों को उनकी संपत्ति के लिए मारते हैं। यदि वे वास्तव में हमें मारने के लिए दृढ़ थे तो आपके कबीले के लोगों को मारते समय उन्हें जरा भी दया नहीं आती। आपके कुल के लगभग सभी लोग मर चुके हैं, फिर भी आप अपमान करने या न करने की परवाह क्यों करते हैं? यू चे के शब्दों के कारण फैंग बाइचुआन की अभिव्यक्ति में हिंसक उतार चढ़ाव आया। फैंग जुइर और फैंग जियान र पर एक नजर डालने के बाद, जो उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे, उसने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप अपने बगल के बुजुर्गों को निर्देश दिया, हमारे प्रत्येक कबीले के लोगों को पीछे के पहाड़ों पर पीछे हटने के लिए सूचित करें। कबीले नेता, क्या ऐसा हो सकता है कि आप तेजी से जाओ? हमारे जीवन की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है, अभी किसी और चीज की चिंता न करें। फैंग बाइचुआन ने दृढ़ निश्चय के साथ सख्ती से आदेश दिया। जिन लोगों को आदेश मिला था वे पीछे के पहाड़ की ओर पीछे हटने लगे। युनचे और लैन जुएरो स्काई ट्रेमर बम को पकड़कर वहीं खड़े रहे, जो एक रीपर की मौत की कैंची की तरह था, और ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप को एक कदम आगे बढ़ने से रोक दिया। वह वास्तव में क्या है? काले दानव ने अपना चेहरा हिलाते हुए पूछते हुए उसके कंधे को दबाया। मैंने सुना है कि जियो संप्रदाय के कलाकृति विभाग ने एक दुर्जेय कलाकृति बनाई थी। आपको बस इसे फेंकना है और इसके परिणामस्वरूप एक भयानक ऊर्जा विस्फोट होगा। ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी उस तरह की वस्तु फेंकी है। क्या जियो संप्रदाय? क्या आपने जियो संप्रदाय कहा? ब्लैक डेमन का शरीर अचानक कांप उठा और वह घबराकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसे अचानक याद आया कि उसके सामने ये सुंदरता केवल 17 से 18 साल की लग रही थी, फिर भी इसमें सच्चे गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की ताकत थी। 4 प्रमुख संप्रदायों के अलावा ऐसे राक्षस को और कौन तैयार कर सकता है? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे इसकी संभावना का एहसास हुआ। अचानक ब्लैक डेमन को बहुत पसीना आने लगा। अगर उसे पता होता कि वे जियो संप्रदाय के हैं, तो वह उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास 10,000 का साहस होता। हालांकि उसने उन्हें पहले ही उकसा दिया था। काले दानव ने अपने दांत पीस लिए। उस स्थिति में महिला के अलावा सभी को मार दिया जाना चाहिए। यदि कोई बच गया, जियो संप्रदाय के लिए उसके छोटे भाड़े के समूह को मिटाना एक छोटी चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उप कप्तान ब्लैक वुल्फ ने सूचना दी। उस समय का फायदा उठाते हुए जब वे आगे बढ़ने से डर रहे थे, फैंग बाइचुआन अपने कबीले के लोगों को लेकर आए और तेजी से पीछे हट गए, सीधे पीछे के पहाड़ों की ओर भागे। भाड़ में जाओ, वे भागना चाहते हैं। पीछे के पहाड़ चट्टानों से घिरे हुए हैं। भले ही उनके पंख उगाएं, वे उड़ने के बारे में भूल सकते हैं। उनके बाद काले दानव ने आदेश दिया, लेकिन ब्लैक वुल्फ ने यूचे के हाथ में मौजूद स्काई ट्रेमर बम पर नजर डाली और जरा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। उस प्रकार की भयावह शक्ति वाली वस्तु अत्यंत कीमती होनी चाहिए, उन पर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जो उसके पास है वह आखिरी हो। 2 समूहों में विभाजित हो जाओ और तुरंत चले जाओ। ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप तुरंत तितर बितर हो गया। बाएं और दाएं से 2 समूहों में विभाजित होकर वे दहाड़ते हुए पीछे के पहाड़ों की दिशा की ओर चले। यूचे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और स्काई ट्रेमर बम को दाहिनी ओर फेंका। फिर तुरंत आखिरी स्काई ट्रेमर बम को बाहर निकाला और अपनी पूरी ताकत से बाईं ओर फेंका। बूम बूम, 2 जोरदार विस्फोटों ने ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप के लोगों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। खून जमा देने वाली चीखें बार बार सुनाई दे रही थी, क्योंकि विस्फोटों से पूरी घाटी का प्रवेश द्वार रेत के बादलों से भर गया था। ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप ने एक बार फिर उनका पीछा करना बंद कर दिया। कुछ तो पीछे गिरने की कोशिश में अपने पैरों के बल गिर पड़े और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। किसी के जीवन को संजोना मानवीय प्रवृत्ति है, और इस तरह के जीवन घातक खतरे के सामने ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप के अधिकांश लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। बड़ी बहन, हमें जल्दी करनी चाहिए। अंतिम स्काई ट्रेमर बम का उपयोग करने के बाद यूनचे ने उनकी गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए रेत के बादल का फायदा उठाया। यूनचे ने लेन जुएरो का हाथ खींचा और तेजी से उस दिशा में भागा जिस दिशा में फैंग बाइचुआन गया था। रेत का बादल कम होने के बाद यूनचे और अन्य लोगों का कोई पता नहीं चला। नष्ट हुए गांव में जीवन का कोई निशान नहीं था, और केवल कुछ बिखरे हुए लोग जो पीछे के पहाड़ की दिशा में भाग रहे थे, उन्हें दूर तक देखा जा सकता था। काले दानव ने चिल्लाने से पहले शाप दिया, तुम लोग वहाँ किस लिए खड़े हो? जाओ और उनका पीछा करो। औरत को छोड़कर बिना किसी अपवाद के सभी को मार डालो। यूनचे की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था।
हालांकि लेन्जुएरो की सहायता से वे जल्दी से फैंग बायचुआन तक पहुंचने में सक्षम हो गए। कुल मिलाकर 212 कुल के लोग उसके पीछे पीछे चले। परिवार का एक भी सदस्य पीछे नहीं छूटा, चाहे वे बुजुर्ग हो या बच्चे। जानलेवा चीखें पीछे से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे और भी करीब आती जा रही थी। किसी भी समय पकड़े जाने की संभावना थी। पीछे के पर्वतीय क्षेत्र में कदम रखने के बाद उनका सामना इतनी ऊंची चट्टानों से हुआ कि उनकी चोटियां दिखाई नहीं दे रही थी। उनके सामने पहाड़ की दीवार में कई मीटर का एक विशाल सिगिल लगा हुआ था। संपूर्ण सिगिल से एक सुंदर लाल रंग उभरा, जो कभी कभी उज्ज्वल और अंधेरा चमकता था, कई लाल रंग की लिपटों के एक पैटर्न के रूप में, जो भयंकर रूप से जल रही थी, सिगिल के केंद्र में स्थित थी। क्या ये ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप की मुहर है जिसका पहले उल्लेख किया गया था? युनचे ने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से उस अजीब लाल सिगिल को देखा। ये सही है, यह एक चेतावनी है जो फीनिक्स द्वारा छोड़े गए खंडहरों को सील कर देती है। केवल फीनिक्स की रक्त रेखा वाले लोग ही ताज़ा रक्त का उपयोग करके इसे खोल सकते हैं। फैंग बायचुआन ने उत्तर दिया, कबीले नेता, क्या हम वास्तव में अंदर जा रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने पहले कहा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि इतने सारे लोग एक साथ प्रवेश करेंगे तो हम फीनिक्स की दिव्य आत्मा को अपमानित कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने गंभीर मुख से पूछा, कोई अन्य विकल्प नहीं है? फैंग बायचुआन जल्दी से सिगिल के सामने गया, अपनी उंगली काट ली और अपना खून सिगिल पर टपका दिया। तुरंत फीकी सी चमकने वाली सिगिल अचानक चमकदार लाल चमक उठी और एक रहस्यमय प्रवेश द्वार को प्रकट करने के लिए मौके पर ही गायब हो गई। जल्दी जल्दी अंदर जाओ, फैंग बायचुआन, जिन्होंने निगरानी हटा ली थी, ने जल्दी से आदेश दिया। फीनिक्स कबीले के कुलवासी मछली की तरह झुंड में आ गए। ये पवित्र भूमि, जिसमें उन्होंने पहले बिना सोचे समझे कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी, उनके लिए जीवन बचाने का एकमात्र रास्ता बन गया था। उनमें से कई लोगों ने ऐसा कुछ करने के बजाय मौत को चुना होगा जिससे फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस पहुंचे। हालांकि वे अपने परिवार और बच्चों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जैसे ही सभी लोग गुफा में दाखिल हुए, ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। फैंग बायचुआन तेजी से गुफा में भाग गया और एक साधारण हाथ के इशारे से लाल सतर्क गुफा के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से ढकने के लिए फिर से प्रकट हुआ। वे सचमुच जानते थे कि इस सील को कैसे उठाना है। ब्लैक डायमंड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जमकर गुर्राया। चूंकि वे पहले इनकार करते रहे, इसका मतलब है कि वास्तव में इस मुहर के पीछे कुछ खजाना छिपा है। कैप्टन, अब हम क्या करें? हम क्या करते हैं? हम स्पष्टतः यही प्रतीक्षा करेंगे, ब्लैक डायमंड ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उन्हें लगता है कि एक बार अंदर भाग जाने के बाद हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अरे, गुफा के अंदर निश्चित रूप से कोई भोजन नहीं है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानता कि वे बाहर आने के बजाय भूख और निर्जलीकरण से मरना पसंद करेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि वे कितने दिनों तक चलेंगे। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 107 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 107 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट 2। युनचे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सील निर्माण के बाद आंतरिक भाग वास्तव में एक सपाट पत्थर का कक्ष था। पत्थर का कक्ष अस्वाभाविक रूप से विशाल था और कम से कम 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। केवल 200 लोगों की तो बात ही छोड़िए, इसमें उससे 10 गुना लोग भी आसानी से समा सकते हैं। पत्थर के कक्ष के दोनों ओर बहुत लंबी पत्थर की सीढ़ियां थीं और ऐसा लगता था मानो ऊपर कोई और मंजिल हो। पत्थर कक्ष के सामने तक एक लंबा रास्ता था जिसकी लंबाई लगभग कुछ दर्जन मीटर थी। हॉल के अंत में धीरे से घूमने वाली लाल रंग की सील की संरचना थी जो बाहर की सील के समान थी। सील प्रवेश द्वार से दृष्टि कट सकती थी, लेकिन ये ध्वनिरोधी नहीं था। बाहर काले दानव भाड़े के सैनिकों की चीखें लगातार तैरती रही। मैं इस संरचना को उड़ा दो, ये ब्लैक डायमंड की आवाज थी। जिसके बाद बाहर से हल्की फुल्की आवाजें आने लगी और अचानक एक मरते हुए सुअर की चीखने जैसी आवाज आने लगी। आह, आग, मेरे हाथ में आग लगी है। टिल्ड, वापस आना, आप सभी वापस आ जाओ। धत तेरी की, ऐसी अजीब सील संरचना के साथ किसी प्रकार का स्वर्गीय खजाना अवश्य छिपा होगा। आप सभी शिफ्ट लें और यहाँ निगरानी रखें। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि वे कभी बाहर नहीं आएंगे। भले ही वे एक सुरक्षित अभयारण्य में पहुंच गए थे, फिर भी फीनिक्स कबीले में सभी पर भय की छाया मंडरा रही थी और बाहर से आने वाली बकबक ने उन्हें और भी अधिक निराशा में डाल दिया। यूचे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और काफी देर तक सोचने के बाद लेन्जुएरो से कहा, वरिष्ठ बहन, आपका विशालकाय स्नो ईगल जागने में कितना समय लगेगा? लेन्जुएरो ने चिंता करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे भी कुछ पता नहीं है।
इस बार लिटिल स्नो ने जो खत्म किया है वह न केवल ताकत है बल्कि उसकी जीवन शक्ति भी है। उससे जागने में काफी समय लग सकता है, शायद 1 सप्ताह, शायद 1 महीना, या शायद इससे भी अधिक समय तक। अगर यह जाग जाए तो एक बार में कितने लोगों को ले जा सकता है? 10 लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेन सुएर्वो ने बात की। 10 लोग। पत्थर के कक्ष में 200 से अधिक लोगों की भीड़ को देखकर उसकी भौहें एक दूसरे के करीब आ गईं। यदि विशालकाय स्नो ईगल जाग गया तो वह बिना किसी समस्या के लेन सुएर्वो के साथ आसानी से भाग सकता था। लेकिन उनका मानना था कि लेन सुएर्वो के स्वभाव और स्वभाव के अनुसार वह निश्चित रूप से इन लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगी, भले ही वह उनके अस्तित्व के लिए थोड़ी सी भी जिम्मेदार नहीं थी। अंत में हमें यहीं छिपना पड़ा। उम्मीद है हम फीनिक्स की दिव्य आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। फैंग बायचुवान छेद के प्रवेश द्वार पर उदासी और हताशा के साथ साथ दुख और बेबसी से भरे चेहरे के साथ खड़ा था। कम से कम आपकी जान अस्थायी रूप से बच गई है। फीनिक्स दिव्य आत्माएं हैं, वे संभवतः इस तरह की किसी चीज के लिए आपको दोष नहीं दे सकते। युनचे ने फैंग बायचुवान के पास जाते हुए कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। फैंग बायचुवान ने एक और आह भरी, इतने वर्षों से हमारा कबीला हमेशा हमारी जगह को जानता था और अपने तक ही सीमित था। पूरी सावधानी के साथ हमने कभी भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की जिससे फीनिक्स की आत्मा नाराज हो, क्योंकि हम इससे बहुत डरते थे। किसने सोचा होगा कि हम आज भी ऐसा ही करेंगे? और फिर भी ये केवल हमारा अस्थायी आश्रय हो सकता है। आपने उन खलनायकों की आवाजें भी सुनी हैं। जाहिर तौर पर वे गुफा के प्रवेश द्वार पर लगातार नजर रखेंगे। यहाँ न तो भोजन है और न ही पानी का कोई स्रोत। हम इस पर अधिक समय तक टिके नहीं रह सकेंगे। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से सच है। आह, अगर यह भोजन और पानी है तो मेरे पास वास्तव में यहाँ कुछ है। 200 लोगों के लिए अगर संयम से उपयोग किया जाए तो यह आपको लगभग 2 सप्ताह तक जीवित रखने में सक्षम होना चाहिए। युनचे ने कहा। आप? फैंग बायचुवान ने युनचे की ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। युनचे स्पष्ट रूप से साफ सुथरा दिखता था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास 200 लोगों को 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी कैसे हो सकता था? युनचे ने समझाने में समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाए। अपने बाएं हाथ के स्पर्श से उसने फैंग बायचुवान के हाथों में 6 सियान रंग की स्थानिक अंगूठियां रख दी। ये स्थानिक छल्ले जियो संप्रदाय के खजाने से भी लिए गए थे। वे पानी और सभी प्रकार के भोजन से भरे हुए थे। जाहिर है जियो शाखा संप्रदाय द्वारा खजाने को न केवल मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण क्षेत्र के रूप में माना जाता था बल्कि आपात स्थिति के मामले में आश्रय के रूप में भी माना जाता था। राजकोष के सामने सुरक्षा उपायों को तोड़ना बेहद मुश्किल था, इसलिए यदि कोई दुर्घटना घटती है तो वे राजकोष में भाग सकते हैं, क्योंकि वहां विशेष रूप से संग्रहित भोजन और पानी उनके लिए कुछ समय के लिए पर्याप्त होगा, जो उन्हें आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ देर तक स्थानिक छल्लों का निरीक्षण करने के बाद उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। इस समय युनचे की आवाज उसके बगल से आई। कबीले नेता फैंग, कुछ मुद्दे हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। आपका कबीला फीनिक्स की वंशावली में से एक है और फीनिक्स एक आदिम दिव्य जानवर है। फीनिक्स के वंश के लोग नश्वर रक्त के वंश के लोगों की तुलना में कहीं अधिक महान और शक्तिशाली हैं, लेकिन आप प्राथमिक गहन क्षेत्र को भी तोड़ने में असमर्थ क्यों हैं? मुझे याद है आपने एक बार अभिशाप का जिक्र किया था। क्या ऐसा हो सकता है ये उस श्राप से संबंधित है? फैंग बायचुवान हैरान रह गया और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। मैं बहुत अभिमानी हो गया हूँ। यह आपके वंश का रहस्य होना चाहिए। मुझे बहुत दूर तक जांच नहीं करनी चाहिए। फैंग बायचुवान को खामोश होते देख युनचे ने तुरंत कहा, नहीं। फैंग बायचुवान ने अपना सिर हिलाया और आत्मनिंदा करते हुए हंसे। ये किस प्रकार का वंश रहस्य है? ये केवल सजा और प्रतिशोध है जो हमें भुगतना होगा। सजा, प्रतिशोध? युनचे आश्चर्यचकित था। फैंग बायचुवान ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर ली और जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई, बोला, फीनिक्स एक आदिकालीन दिव्य जानवर है। ये प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अपनी आग छोड़ने के लिए बहुत पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर उतरा था और इसलिए इसने कई परीक्षण मैदान छोड़ दिए हैं। जो लोग परीक्षण से गुजरे उन्हें इसकी वंशावली विरासत में मिल सकती थी, और यह वंशावली कुछ ऐसी थी जो उनकी भावी पीढ़ियों को विरासत में मिल सकती थी। इसी से फीनिक्स वंश का जन्म हुआ। हमारे पूर्वजों की गणना के अनुसार फीनिक्स ने प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में 2 परीक्षण मैदान छोड़े थे। उनमें से एक सुदूर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में था और दूसरा यही था। अंतर केवल इतना था कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में से एक को सभी जानते थे
और उसने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का गठन किया था, जबकि ब्लू विंड साम्राज्य में इस मैदान पर सभी का ध्यान नहीं गया था और अनजाने में हमारे पूर्वजों द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह उजाड़ और खतरनाक 10,000 बीस्ट माउंटेन वास्तव में आदिम युग के एक आदिम दिव्य जानवर द्वारा छोड़ा गया खंडहर था। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि यह उन परीक्षण आधारों में से केवल एक है, और क्या किसी प्रकार का खजाना नहीं है जो बाहर के उन खलनायक चोरों की मान्यताओं के विपरीत है? यू चे ने अपनी ठुड्डी थपथपाई। ये सही है, फैंग बाय चुवान ने सिर हिलाया। हमारे पूर्वजों ने तब यही परीक्षण पास किया था। उस समय दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय पहले से ही दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का रक्षक संप्रदाय बन गया था और उनका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि साम्राज्य का नाम भी बदलकर डिवाइन फीनिक्स कर दिया गया। वहाँ का ट्रायल ग्राउंड भी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का उच्चतम स्तर का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया था, जहाँ केवल उच्चतम श्रेणी के शिष्यों को ही प्रवेश दिया जाता था। इससे भी अधिक, उनका फीनिक्स वंश उनका सबसे बड़ा गौरव और सम्मान बन गया है। यदि उन्हें इस तथ्य का पता चल जाए कि फीनिक्स वंश कहीं और प्रकट हुआ है, तो हम भाईचारे के बंधन के बजाय बर्बादी और विनाश की ओर बढ़ रहे होंगे। युनचे ने उससे सहमति जताते हुए चुपचाप सिर हिलाया। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को मूल रूप से ग्रैंड असुर साम्राज्य का नाम दिया गया था। हालांकि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सत्ता में आने और नए शाही परिवार को समर्थन प्रदान करने के बाद साम्राज्य का नाम भी बदलकर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य कर दिया गया था। इसलिए फीनिक्स रक्तरेखा दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की महिमा का एकमात्र प्रतीक बन गई थी। यदि उन्हें वास्तव में किसी अन्य फीनिक्स वंश के अस्तित्व के बारे में पता चला होता, तो वे निश्चित रूप से इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी आवश्यक उपाय करते। परीक्षण पारित करने के बाद हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी फीनिक्स वंशावली को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब तक ये 12वीं पीढ़ी तक पहुंचा, तब तक वे पहले से ही महान कौशल के एक संप्रदाय में विकसित हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुले तौर पर खुद को फीनिक्स के कबीले के रूप में नामित नहीं किया था और उन्होंने लगातार दूसरों के सामने अपने माथे पर फीनिक्स के निशान को छुपाया था। हालांकि उस पीढ़ी में पूर्वजों में से एक ने फीनिक्स की शक्ति का उपयोग करके किसी के साथ लड़ाई की और राक्षसी आग की लपटें गलती से एक छोटे से शहर में फैल गईं, जिसने सभी 32,000 निर्दोष लोगों को झुलसा दिया। यू चे, इस हद तक के एक भयानक अपराध ने परीक्षण स्थल पर फीनिक्स की आत्मा के क्रोध को भड़का दिया और एक क्रूर सजा हमें दी गई है। उस पीढ़ी के कबीले के सभी लोगों को उनके फीनिक्स वंश में अभिशाप की मुहर के साथ चिन्हित किया गया था, जिसने कबीले के भीतर सभी की गहन ऊर्जा को प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक दबा दिया था, ताकि वे अपने जीवन काल में कभी भी कोई प्रगति न कर सकें। इसके अलावा फीनिक्स का निशान गहरे लाल रंग में बदल गया और अब छिपाया नहीं जा सका। ऐसा लगता था मानो यह मुहर कुलों के लोगों को उनके द्वारा किए गए गंभीर अपराध की लगातार याद दिलाने का प्रतीक थी। हमारे पूर्वजों के कई शक्तिशाली शत्रु थे। उनकी ताकत को इस तरह दबा दिया गया था, महत्वहीन स्थिति में उनके पास एकांत में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे भयभीत हो गए। उन्हें बाद में पता चला कि अभिशाप वास्तव में पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया था। उनके सभी बच्चों के जन्म के बाद उनके माथे पर फीनिक्स के गहरे लाल निशान थे। इसी तरह अपने पूरे जीवन में उनकी गहन शक्ति कभी भी प्राथमिक क्षेत्र को नहीं तोड़ सकी। पूर्वजों ने अभिशाप को हल करने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे दिव्य फीनिक्स आत्मा ने छोड़ दिया था। यह ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप कर सकता है? आज तक 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभिशाप अभी भी हमारे खून में बना हुआ है और अभी तक दूर नहीं हुआ है। हमारा कबीला केवल 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर छिप सकता था और अपने पूर्वजों की रक्षा कर सकता था, अपने पूर्वजों के लिए प्रायश्चित करने और दिव्य फीनिक्स आत्मा से क्षमा मांगने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कर सकता था। आज तक हमारा कुल इतना खराब हो गया है कि हम वर्तमान में हैं, यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों का एक छोटा समूह भी हमें निराशा के ऐसे बिंदु तक पहुँचा सकता है। हे फैंग बाय चुवान ने एक कड़वी निराश हंसी निकाली। उसके गंभीर स्वर में बहुत अधिक अनिच्छा और असहाय हताशा झलक रही थी। यह मूल रूप से एक कबीले का रहस्य था जिसे बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज ऐसी दयनीय स्थिति में मजबूर होने के कारण तथाकथित रक्तवंश और तथाकथित कबीले रहस्य पहले से ही एक मजाक बन गए हैं। शायद इन कुलों के लोगों की सबसे अधिक इच्छा ये थी कि वे फीनिक्स वंश के साथ पैदा न हो, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हों। उसे अचानक ये भी समझ आया कि इतने बड़े खतरे के बावजूद भी फैंग बाय चुवान ने तुरंत कबीले को फीनिक्स द्वारा छोड़े गए इस खंडहर में क्यों नहीं लाया। सचमुच वे डरे हुए थे। उनके कबीले ने फीनिक्स की आत्मा से क्षमा की इतनी कामना करते हुए
सुधार करने के लिए 1000 साल और कुछ दर्जन पीढ़ियां बिताई थी कि उन्होंने सपने देखते हुए भी ऐसा किया। वे ऐसा कुछ भी करने का साहस कैसे करेंगे जो दिव्य फीनिक्स आत्मा के प्रति थोड़ा सा भी अनादर हो। वह घूमा, रास्ते पर लाल सील मैट्रिक्स को देखा और कहा, कबीले नेता फैंग, किसी भी संयोग से क्या उस सील गठन के पीछे फीनिक्स द्वारा परीक्षण के मैदान छोड़े गए हैं? ये सही है। फैंग बायचुआन ने सिर हिलाया। ये 2 मोहरें वही हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी थी। केवल फीनिक्स वंश वाले लोग ही इसे खोल सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकना है। उस क्षण में युनचे ने अपना निर्णय लेते हुए कहा, तो फिर क्या आप मेरे लिए ये सील खोल सकते हैं? क्या आप सोच रहे हैं? फैंग बायचुआन ने उसकी तरफ देखा। ये सही है। युनचे ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूँ कि फीनिक्स जैसा आदिकालीन दिव्य जानवर किस तरह का परीक्षण छोड़ सकता है। चूंकि अब मेरे पास मौका है, मैं स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहूंगा। फैंग बायचुआन ने उसे तुरंत अस्वीकार नहीं किया, बल्कि पूछा, छोटे भाई, आपकी वर्तमान गहन शक्ति का स्तर क्या है? नवजात गहन क्षेत्र का पहला स्तर। युनचे ने ईमानदारी से उत्तर दिया, निश्चित रूप से नहीं। फैंग बायचुआन की अभिव्यक्ति में निराशा झलक गई और उन्होंने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर जाने देने को तैयार नहीं हूँ। ये सिर्फ इतना है, उस समय जब पूर्वज फीनिक्स के प्रशिक्षण से गुजर रहे थे, उनकी गहरी ताकत थी। वे पहले से ही स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र में थे और उनके पास अग्नि विशेषता गहन कौशल भी थे। फिर भी वे बेहद कठोर परीक्षण सहने के बाद ही फीनिक्स का रक्त और दिव्य फीनिक्स गोली प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। कुछ पूर्वज ऐसे भी थे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और बाद में दिव्य फीनिक्स पैलेट प्राप्त किया था, लेकिन इनमें से किसी भी पूर्वज के पास स्पिरिट प्रोफाउंड रीम से कम गहन साधना नहीं थी। हम पर खून का अभिशाप पड़ने के बाद किसी ने भी दोबारा परीक्षण पास नहीं किया था। ट्रायल के पहले चरण को भी कोई पार नहीं कर सका। आखिरकार केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर की ताकत के साथ हम फीनिक्स की लपटों के परीक्षण का सामना कैसे कर सकते हैं? और इन सभी वर्षों में कुछ कबीले के लोग जो जबरदस्ती मुकदमे से गुजरना चाहते थे, वे भी अंदर मर गए, फिर कभी वापस नहीं आने के लिए। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर आपकी ताकत के साथ प्रशिक्षण के माध्यम से इसे प्राप्त करने का कोई भी मौका नहीं है और आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 108 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। सावधान रहो धोखेबाज। अध्याय 108 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 3। नहीं, मुझे इसका प्रयास करने की अनुमति दें। फैंग बायचुआन के शब्दों का सामना करने पर युनचे नहीं डरे। वह गंभीर स्वर में बोला, मैं अपनी ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरे पास वास्तव में इस परीक्षण का प्रयास करने की योग्यता है। युनचे ने अपनी हथेली उठाई और अपनी उंगलियां फैला दी। गहन ऊर्जा प्रवाहित हुई और नारंगी रंग की आग की एक विशाल गेंद अचानक उसकी पूरी हथेली से भड़क उठी। लौ की इस गेंद ने फैंग बायचुआन को बहुत चौंका दिया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके पास वास्तव में अग्निगुण वाली गहन कलाएं हैं? ये सही है। इसके अलावा यह एक बहुत ही उच्च श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली गहन कला है। युनचे ने सिर हिलाया। हालांकि फीनिक्स के मुकदमे को चुनौती देने के लिए उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उनका सशक्त संविधान था, जो किसी भी प्रकार की आग के लिए अजेय था। स्वाभाविक रूप से उनके लिए ऐसी बात कहना असंभव था, भले ही उसने ऐसा कहा हो। फैंग बायचुआन ने निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं किया होगा। चूंकि यह फीनिक्स का परीक्षण है, तो यह मुख्य रूप से आग का निशान होना चाहिए। मेरे पास अग्नि से जुड़ी गहन कलाओं का संपूर्ण ज्ञान है और अग्नि से जुड़ी गहन ऊर्जाओं के प्रति मेरे अंदर एक निश्चित सीमा तक प्रतिरोध है। शायद मेरे लिए ये भी संभव है कि मैं आसानी से परीक्षा पास कर लूं। फैंग बायचुआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, फीनिक्स परीक्षण वास्तव में मुख्य रूप से आग की ऊर्जा पर आधारित है, लेकिन आप इसे बहुत कम आंक रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति की अग्नि ऊर्जा दिव्य फीनिक्स जानवर की पवित्र लपटों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? 10 साल पहले मैंने पहले भी फीनिक्स परीक्षण का प्रयास किया था। हालांकि मुकदमे की शुरुआत में परीक्षण के मैदान में कुछ कदम चलने से ही लावा की गर्मी से होने वाली पीड़ा पहले से ही मुझे यह इच्छा करने के लिए पर्याप्त थी कि मैं मर गया हूँ। मैंने कुछ ही समय के बाद हार मानने का फैसला किया। भले ही आपके पास अग्नि गुण वाली गहन कलाएं हों और कुछ हद तक अग्नि की गहन ऊर्जा का ज्ञान, नियंत्रण और प्रतिरोध हो, फिर भी फीनिक्स की लपटें आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह हैं। फीनिक्स परीक्षण को पारित करने वाले पहले पूर्वज के पास भी अग्नि विशेषता वाली गहन कलाएं थी और उन्होंने इसे स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे की खेती के साथ मुश्किल से पारित किया था। जहां तक उन पूर्वजों की बात है जो बाद में चले गए,
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में पहले से ही फीनिक्स रक्त रेखा मौजूद थी और इसमें बहुत मजबूत प्रतिरोध था। इसके अलावा किसी के पास स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे से नीचे की ताकत नहीं थी। आपकी वर्तमान गहन शक्ति के साथ यह मौलिक रूप से असंभव है, युनचे ने शांति से कहा। चूंकि कबीले नेता फैंग ने पहले भी फीनिक्स परीक्षण का प्रयास किया था, तो आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यदि किसी को लगता है कि वह परीक्षण की प्रक्रिया में सहन नहीं कर सकता है, तो वह जब्त करना चुन सकता है। फिर जब तक कि यह निरर्थक दृढ़ता न हो, यदि कोई सहन करने में असमर्थ होने पर पीछे हटने का विकल्प चुनता है, तो उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है। वे सभी कबीले के लोग जो मुकदमे के दौरान मर गए, शायद जबरदस्ती वहां से गुजरना चाहते थे और इसलिए हमेशा के लिए वहीं रह गए। लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बहुत महत्व देता हूँ और जब मुझे लगेगा कि यह असंभव है तो तुरंत इसे त्याग दूंगा। इस तरह विचार करने योग्य कोई खतरा नहीं है। चूंकि कोई खतरा नहीं है, सफलता या विफलता की परवाह किए बिना प्रयास करने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, युनचे ने बाहर की ओर देखा और जारी रखा। अगर किसी भी तरह से मैं सफल हो जाता हूँ, तो मैं कम से कम कुछ हद तक अपनी गहन ताकत बढ़ा सकता हूँ और बाहर के खलनायक चोरों से निपटने में थोड़ी और आशा ला सकता हूँ। फैंग बायचुआन ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और धीमी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार आप एक युवा हैं। एक दिव्य फीनिक्स जानवर द्वारा छोड़े गए परीक्षण के बारे में सुनने के बाद उत्सुक न होना असंभव है। जब आपने पहले मुझसे बात की थी, तो आपने कम से कम 3 बार उस सील संरचना पर नजर डाली थी। चूंकि आप वास्तव में उस परीक्षण का इतना प्रयास करना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपके लिए परीक्षण का द्वार खोल दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहले अपनी चोटों का इलाज करा लें। साथ ही परीक्षण के दौरान जिस क्षण आपको लगे कि यह बहुत असहनीय है, आपको तुरंत हार माननी होगी। अन्यथा भले ही मायावी क्षेत्र भ्रामक हो, लपटें वास्तव में फीनिक्स की लपटें हैं। यदि तुम इसे जबरदस्ती सहने की कोशिश करोगे तो तुम सचमुच मर जाओगे। ठीक है, युनचे ने खुशी से सिर हिलाया। युनचे के चिकित्सा कौशल और पूरे खजाने की औषधीय सामग्री के साथ उसके शरीर पर चोटें कोई समस्या नहीं थी। अगले दिन उसके कंधे का घाव पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और कोई घाव नहीं था। बुरी हरकतें करते समय दर्द केवल एक कटोरे के आकार का निशान बचा था। अगर वह चाहे तो आधे महीने के अंदर यह निशान पूरी तरह गायब भी हो सकता है। एक दिन बीत चुका था और ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य, जो उम्मीद के मुताबिक बाहर पहरा दे रहे थे, लगातार शोर मचा रहे थे। फीनिक्स वंश के लोगों की भावनाएं अंततः शांत हो गई। हालांकि ये केवल अस्थायी हो सकता है। फैंग बायचुआन द्वारा उन्हें वितरित किए गए भोजन और पानी को पकड़कर रखते हुए उन्होंने अपनी चिंता के बीच कल के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। और अब फैंग बायचुआन ने पहले ही युनचे और लैन जुएरो को ट्रायल ग्राउंड की सीलिंग से पहले ही ला दिया था, क्योंकि वे वहां खड़े थे। जूनियर ब्रदर युन, क्या आप वाकई इसे आजमाना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? भले ही यह एक परीक्षण है, फिर भी इसके अंदर बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। आपके पास केवल नेसेंट प्रोफाउंड रियलम की पहली रैंक की ताकत है। अगर लैन जुएरो ने युनचे की बांह खींची और उसे मनाती रही। आराम करो, वरिष्ठ बहन भी जानती है कि मेरे पास अग्नि गुण वाली गहन कलाएं हैं। मैं आसानी से अग्नि परीक्षा में परेशान नहीं होंगी, युनचे ने सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन लैन जुएरो और भी कहना चाहती थी, लेकिन युनचे की नजर जो पानी की तरह शांत थी, उसे देखकर उसे पता चल गया कि चाहे वह कितना भी मना ले, वह फिर भी अपना मन नहीं बदलेगा। वह केवल हल्की सी आह भर सकी। फिर चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? फैंग बायचुआन ने सील संरचना के सामने खड़े होकर सवाल किया। मुझे मेरे लिए सील खोलने के लिए कबीले नेता फैंग को परेशान करना होगा। युनचे ने सिर हिलाया। फैंग बायचुआन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर से याद दिलाया, अगर आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तो आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। कृपया बहादुर बनने की कोशिश न करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी उंगली खोली और सील संरचना पर खून की एक बूंद टपका दी। तुरंत सील संरचना के माध्यम से एक लाल रोशनी चमकी, फिर तेजी से घूमते हुए गायब हो गई। उनके सामने गहरे लाल रंग का एक विचित्र प्रवेश द्वार दिखाई दिया, मानो वह एक भयानक अथाह खाई हो। प्रवेश द्वार के अंदर घुप अंधेरा था और अस्तित्व का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। जब से पूर्वज ने इस परीक्षण भूमि की खोज की, कुलों के अलावा किसी अन्य ने पहले कभी इसमें प्रवेश नहीं किया था। आप सचमुच पहले व्यक्ति हैं। ये ट्रायल ग्राउंड महीने में केवल एक बार खोला जा सकता है, और चाहे सफलता हो या असफलता, कोई भी अपने पूरे जीवन में दूसरी बार इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। इस बारे में सोचें कि आप दोबारा प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं।
यूचे ने सिर हिलाया, लेंजुएरो पर एक आरामदायक नजर डाली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रायल ग्राउंड के प्रवेश द्वार में कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा, उसके सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। ठीक इसके बाद उसे आसमान और जमीन घूमती हुई महसूस हुई, मानो उसका शरीर किसी तूफान से उड़ गया हो। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। लंबे समय के बाद वह भारहीन भावना आखिरकार धीरे धीरे गायब हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल गुप्त काला अंधेरा दिखाई दिया। ये कहाँ है? अंधेरा ही अंधेरा क्यों है? यहाँ कुछ भी नहीं है। फीनिक्स का परीक्षण, क्या आग या लावा के समुद्र प्रकट नहीं होने चाहिए थे? जैसे ही उसके मन में प्रश्न उभरे, अचानक उसके सामने घने काले अंधेरे में संकीर्ण सुनहरी रोशनी की दो रेखाएं उभर आईं। इसके तुरंत बाद सुनहरी चमक की दो संकीर्ण रेखाएं धीरे धीरे थोड़ी संकुचित आंखों की जोड़ी की तरह खुल गईं। नहीं, वह बिल्कुल आंखों की एक जोड़ी थी, अतुलनीय विशाल सुनहरी आंखों की एक जोड़ी जो घोर काली जगह के अंदर समाई हुई थी। फीनिक्स की आंखें। नमस्कार मानव, परीक्षण मैदान में आपका स्वागत है। आप इन पिछले 1000 वर्षों में फीनिक्स वंश के बिना पहले चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं। उसके मन में एक गरिमापूर्ण आवाज गूंज उठी। आवाज की लय से ये स्पष्ट रूप से एक महिला की आवाज थी। यूचे ने सुनहरी आंखों की इस जोड़ी को देखा और जांच की। आप फीनिक्स की आत्मा हैं। ये सही है। मैं फीनिक्स द्वारा यहाँ छोड़ी गई एक अमर आत्मा हूँ, फिर भी मैं फीनिक्स से स्वतंत्र एक अस्तित्व भी हूँ। मैं इस परीक्षण भूमि को सुरक्षित रखता हूँ और सभी चुनौती देने वालों का स्वागत करता हूँ। फीनिक्स की आत्मा मेरे लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक है। फीनिक्स यहाँ ट्रायल ग्राउंड क्यों छोड़ेगा? यूचे ने अपने दिल के अंदर के सवाल को बेबाकी से बोल दिया। यूचे ने अनाप शनाप पूछा था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स की आत्मा उसका उत्तर देगी। जो उनकी अपेक्षाओं से परे था वह ये था कि फीनिक्स की आत्मा ने वास्तव में बहुत उदारता से उसे उत्तर दिया। बहुत पहले 3 प्रमुख अग्निगुण दिव्य जानवर थे, फीनिक्स, गोल्डन क्रो और वर्मिलियन पक्षी ने दिव्य क्षेत्र में ज्वाला पूर्वज पद के लिए लड़ाई लड़ी। ये भयंकर युद्ध 36 दिनों तक चला और तीनों की हार और चोट के साथ समाप्त हुआ। फीनिक्स गंभीर रूप से घायल होने के बाद इस प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में गिर गया और प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में 13 वर्षों के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। इन 13 वर्षों में फीनिक्स ने गहराई से महसूस किया कि भले ही प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के मनुष्य ताकत में कमजोर थे, उनके दिल और स्वभाव शुद्ध थे। इस प्रकार इसने इस महाद्वीप के मनुष्यों के लिए कुछ अवसर छोड़ने के लिए 2 परीक्षण आधार छोड़े। तो यह ऐसा ही था। हालांकि फीनिक्स ने ये संदेश छोड़ा था, यदि प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के मनुष्य इस फीनिक्स शक्ति का उपयोग दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो उनकी सारी ताकत छीन ली जाएगी और उनके खून को सजा दी जाएगी। जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था वह ये था कि किसी एक वंश के व्यक्ति ने फीनिक्स की शक्ति का उपयोग करते हुए गंभीर पाप किया था। फीनिक्स की शक्ति स्थायी रूप से छीन ली गई थी और उनकी वंशावली शापित थी। उसके बाद कोई भी इस ट्रायल में पास नहीं हुआ। इन 1000 वर्षों में फीनिक्स वंश के बिना पहले व्यक्ति के रूप में मुझे आशा है कि आप इस 1000 वर्षों की चुप्पी को तोड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं कभी भी शुरू कर सकता हूँ। यूचे ने एक लंबी सांस ली। उसके पूरे चेहरे पर एक शांत भाव था। केवल उसकी गहन शक्ति के संदर्भ में इस प्रकार के परीक्षण में प्रवेश करना अभिमानपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि दुष्ट परमेश्वर के अग्नि बीज को निगलने के बाद उसने एक ऐसा शरीर प्राप्त किया जो किसी भी प्रकार की आग से प्रतिरक्षित था। धोखे का विरोध करने वाले इस तरह के स्वर पर भरोसा करते हुए ऐसा नहीं था कि उसे इस अग्नि दिव्य जानवर के परीक्षण के खिलाफ बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। बहुत अच्छा। परीक्षण के कुल मिलाकर क्रमशः 3 चरण हैं। पहला चरण पार्गेटरी फ्लेम डेमन, दूसरा चरण फीनिक्स की तीर, तीसरा चरण हृदय की ज्वाला का भ्रष्टाचार। यदि आप मुकदमे के दौरान जब्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय चिल्ला सकते हैं और मैं तुरंत आपको मुकदमे के मैदान से बाहर जाने दूंगा। यदि आप जबरन मुकदमा सहेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जैसे ही फीनिक्स की आवाज की आत्मा फीकी पड़ गई, सुनहरी आंखों की जोड़ी धीरे धीरे गहरे काले अंधेरे की दुनिया में गायब हो गई। फिर भी यूचे की आंखों के सामने की दुनिया एक बार फिर घूम गई। कुछ क्षण बाद अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया और उसके चारों ओर की दुनिया प्रभावशाली ढंग से गहरे लाल रंग के क्षेत्र में बदल गई। उसकी आंखों के सामने का दृश्य उसे काफी देर तक स्तब्ध करता रहा। उसके पैरों के नीचे की जमीन गहरे लाल रंग की दिखाई दे रही थी, मानो इसे भयानक लाल गर्म स्टील से बनाया गया हो। जमीन असमान थी, चारों ओर अव्यवस्थित चट्टानें बिखरी हुई थीं और अलग अलग ऊंचाई के पहाड़ एक के बाद एक परतें बिछा रहे थे। यहाँ तक कि पहाड़ की सतह भी लाल रंग की थी।
मानो उससे आग की लपटें निकल रही हों जो किसी भी समय आकाश तक पहुंच सकती हों। ऊपर की ओर देखने पर आकाश भी गहरे लाल रंग का मैदान था। अग्नि लाल रंग की भूमि पर अंगारे के ढेर हर दिशा में फैले हुए थे। कुछ अंगारे केवल कुछ इंच ऊंचे थे, जबकि कुछ तो 10 मीटर से भी अधिक ऊंचे हो गए थे। दोनों तरफ लाल रंग के लावा के पूल के बाद पूल उबलते पानी की तरह बुदबुदा रहे थे। लावा शोधन स्थल का एक अतुलनीय भयानक दृश्य चित्रित कर रहे थे। निस्संदेह यहाँ की हवा झुलसाने वाली गर्म थी, क्योंकि हवा का तापमान भयानक ऊंचाई तक पहुंच गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फेंग बाइचुआन ने कई सांसों तक सहन करने के बाद ही जब्ती की घोषणा कर दी। यहाँ के तापमान को देखते हुए प्राथमिक गहन क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी की तो बात ही छोड़ दे, भले ही सच्चे गहन क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी ने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी हो, वह केवल मुश्किल से ही सहन कर पाएगा। लेकिन युनचे के तापमान को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, आरामदायक। इस हद तक आरामदायक कि यह गर्म पानी के अंदर इत्मीनान से भीगने के समान था। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 109 वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 4। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 109 वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 4। युनचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने यातनागृह में कदम रख दिया है। उसे यह नहीं पता था कि उसके बगल में मैग्मा मंथन की आवाजें वास्तव में पुर्गेटरी दानव की क्रूर गर्जनाएं थीं। यातना देने वाला दानव फीनिक्स की आत्मा ने पहले उल्लेख किया था कि पहला चरण पार्गेटरी फ्लेम दानव था, फिर भी केवल ज्वालामुखी और मैग्मा मौजूद थे और वहां भी नहीं था उसकी दृष्टि रेखा के भीतर जीवन का हल्का सा संकेत। युनचे धीरे धीरे आगे बढ़ा। केवल नरक की आग के भीतर ही युनचे वास्तव में समझ सका कि आग का सामना करने की उसकी क्षमता कितनी अद्भुत थी। अन्य लोग अपनी गहन शक्ति के कारण मुश्किल से इस वातावरण में टिक सके, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई। उच्च तापमान या आग की लपटों से अप्रभावित, ये कहना जरा भी अनुचित नहीं होगा कि यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह कर सकती थी। यह उसका 10वां कदम था जब वह अचानक रुक गया और बाईं ओर लावा के गहरे कुंड की ओर देखा। लाल लावा से आश्चर्यजनक रूप से उच्च तापमान निकला। लावा जोर से मथने लगा, ऊंचा और ऊंचा उठता गया और पल पल में उग्र होता गया। अचानक पूल बह निकला और लावा का एक बड़ा हिस्सा बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ टूट पड़ा। आग की लपटों से ढका एक विशाल शरीर लावा से ऊंचा उठा और कान फाड़ देने वाली तेजी के साथ युनचे के सामने आ गिरा। यह एक ज्वाला दैत्य था जिसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। वह पूरे 33 मीटर लंबा था। उसका शरीर पूरी तरह से लाल गर्म आग में जल रहा था और उसके सिर के दोनों ओर 2 क्रूर आंखें थीं। उसके सिर के ऊपर आग के 2 सींग भी थे जो 10 मीटर लंबे थे और एक सुनहरा निशान था जो इन सींगों के बीच से चमकता हुआ प्रतीत होता था। युनचे तेजी से पीछे हट गया और उसकी नजर अत्यधिक ऊंची ज्वाला दानव पर पड़ी। क्या ये पुर्गेटरी फ्लेम दानव था जिसके बारे में फीनिक्स ने बात की थी? चमेली, ये बड़ा आदमी किस स्तर का है? युनचे ने जल्दी से पूछा। यह एक उच्च स्तरीय सच्चा गहन अग्नि जानवर है। इस प्रकार के ज्वलंत वातावरण में यह न केवल अपनी जीवन शक्ति और गहन शक्ति को तेजी से पुनः प्राप्त कर सकता है, बल्कि जो अग्नि शक्ति वह प्रकट करता है वह आत्मा के गहन क्षेत्र की तुलना में भी तुलनीय है। जैस्मीन की आवाज में चेतावनी का स्वर था। मूल रूप से नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में एक निम्न रैंकर के रूप में युनचे एक सच्चे प्रोफाउंड दायरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका जिसमें स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के बराबर ताकत थी। हालांकि अगर यह पूरी तरह से एक अग्नि जानवर था तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जैसे ही उसकी आंखें युनचे पर टिकी, पुर्गेटरी फ्लेम दानव ने जोर से गर्जना की। उसकी आंखों के नीचे एक विशाल मुंह था जो चिल्लाते हुए 1 दर्जन बड़े आकार के आग के गोले फेंकता था और उसकी ओर उड़ता था। युनचे जहां था वहीं खड़ा रहा, अविचल, जिससे आग के गोले उस पर गिर सके। पूफ 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 पूफ। युनचे के शरीर के संपर्क में आते ही आग के गोले एक के बाद एक फूटते गए। आग की लपटों की तीव्रता तेजी से कम हुई, लेकिन युनचे के शरीर को छूने के बाद वे समुद्र के तल में डूबे पत्थरों की तरह बन गईं और युनचे को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना बिना किसी आवाज के जल गईं। आग की विस्फोटक चमक के बीच युनचे पार्गेटरी फ्लेम दानव की ओर दौड़ा और 1 सेकंड के भीतर उसके सामने आ गया। हालांकि लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थित पार्गेटरी ज्वाला दानव का सामना करते हुए उसका शरीर बहुत छोटा लग रहा था और यह माना जा सकता है कि वह बमुश्किल इसके निचले हिस्से तक पहुंच पाया है। धीमी गर्जना के साथ उसने ईविल सोल को सक्रिय किया और उसके बछड़े के ऊपर घनीभूत गहन ऊर्जा को बेरहमी से कुचल दिया। बम! ये भारी प्रहार एक भारी प्राचीन कांस्य घंटी से टकराने के समान था और पीछे हटने से युनचे के हाथों की हड्डियों में बहुत दर्द हुआ। हालांकि
जिस बछड़े पर पार्गेटरी फ्लेम दानव ने अभी अभी प्रहार किया था, उस पर बमुश्किल ही प्रभाव पड़ा था और केवल वहां की ज्वाला क्षण भर के लिए बुझ गई थी और फिर एक क्षण बाद फिर से प्रज्वलित हो गई। क्या सख्त शरीर है, यू चे ने चुपचाप हौंकते हुए कहा। आखिरकार ये पार्गेटरी फ्लेम दानव एक उच्च स्तरीय सच्चा गहरा जानवर था। इविल सोल के सक्रिय होने पर भी उसका सबसे मजबूत ऑल आउट हमला मूल रूप से उसे अधिक नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। यदि यह जारी रहा तो भले ही पुर्गेटरी फ्लेम दानव के हमलों का उस पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चून की हथेली उसे घायल नहीं कर सकती थी, तो यू चे ने अपने बाएं हाथ को सहलाया और जियोसैक ब्रांच सेट का सबसे कीमती खजाना, बेजोड़ अर्थ प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट टाइगर सोल तलवार निकाल लिया। अपनी गहन ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उसने पार्गेटरी फ्लेम दानव पर बेरहमी से वार किया। हालांकि वह वास्तव में अर्थ प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट की अवधारणा को नहीं समझता था। वह जानता था कि अर्थ प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट के ऊपर का स्तर एक स्काई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट था और पूरे ब्लू विंड एम्पायर में स्काई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट की संख्या कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यह कितना बहुमूल्य और दुर्लभ है। प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट, जो स्काई प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट से केवल एक स्तर कम था, अवश्य होना चाहिए। हाथ में इस अर्थ प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट के साथ भले ही किसी ने कोई गहन ऊर्जा लागू नहीं की हो, भले ही इसे चलाने वाला व्यक्ति केवल एक सामान्य व्यक्ति हो, ये सीधे स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम अभ्यासी की रक्षा को खोल सकता है। रेप टिल्ड टिल्ड टिल्ड। दूसरे क्षण में टाइगर सोल तलवार पुर्गेटरी फ्लेम दानव के शरीर पर गिरी। यू चे ने एक बाघ की स्पष्ट गुर्राहट सुनी। आग की लपटों का एक विशाल क्षेत्र जहां पुर्गेटरी फ्लेम दानव को मारा गया था, उसके गहरे काले शरीर को प्रकट करने के लिए तुरंत एक पल के लिए बुझ गया। मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी सीधे टाइगर सोल तलवार से काटा गया था। आग की लपटों के साथ मिलकर वह दूर तक उड़ गया। रो पुर्गेटरी फ्लेम दानव ने जो दर्द झेला था, उससे उसका गुस्सा और भड़क गया और उसने यू चे की ओर कदम बढ़ा दिया। इसी बीच आग की लपटों से भरी आसमानी आग ने अपने पंजों की लहर के साथ घनी बारिश शुरू कर दी, जिससे 100 फुट के दायरे में इलाका ढक गया। मूल रूप से एक ट्रू प्रोफाउंड बीस्ट में इतने बड़े प्रभाव वाले क्षेत्र में आग के हमले की क्षमता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उग्र वातावरण के कारण पुर्गेटरी फ्लेम डेमन की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। युनचे के लिए आग की इस बारिश का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पुर्गेटरी फ्लेम डेमन ने जो भारी कदम उठाया, उसे युचे आसानी से सहन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप वह उड़कर 100 फीट दूर जा गिरा। हालांकि पुर्गेटरी फ्लेम डेमन की चपलता की कमी पूरी तरह से युचे को प्रदर्शित की गई थी। अपने शरीर के स्थिर होने की प्रतीक्षा किए बिना वह आग और उल्कापिंडों की बारिश की ओर वापस दौड़ पड़ा। उन्होंने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया, लगातार स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो के साथ बाद की छवियां छोड़ी। असली और झूठी परछाइयां आपस में जुड़ गईं, जिससे पुर्गेटरी फ्लेम दानव के पैरों में भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि युचे एक के बाद एक उसकी पिंडली पर वार करता हुआ गिरा। बार बार घायल होने के बाद पुर्गेटरी फ्लेम दानव तेजी से हिंसक हो गया। इसने उन्माद में अपनी लपटें छोड़ी और लपटों की लगातार तीव्रता ने आसपास के क्षेत्र को आग के सागर में बदल दिया। यू चे ने मीटर ऊंची आग की लपटों के बीच जो भी कदम उठाया, वह ऐसा था मानो वह बिना किसी चोट के समतल जमीन पर चल रहा हो। पुर्गेटरी फ्लेम डेमन का फ्रेम बड़ा भारी था, इसलिए वह धीरे धीरे चलता था और हर बार जब वह अपने अंगों से हमला करता था, तो युचे आसानी से चकमा दे देता था। हर बार जब वह भ्रामक हो जाता, तो वह पुर्गेटरी फ्लेम दानव के बछड़े पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट देता। RIP एक और क्रूर प्रहार के साथ तलवार पुर्गेटरी फ्लेम दानव के पैर के तलवे में गहराई तक घुस गई। पुर्गेटरी फ्लेम दानव ने क्रोधित कान फाड़ने वाली दहाड़ छोड़ी, क्योंकि उसकी दाहिनी मुट्ठी के ऊपर आग की लपटें जमीन पर गिरने से पहले अचानक बढ़ गईं। ऊपर से एक खतरनाक माहौल आया और युचे ने ऊपर की ओर देखा। इसके तुरंत बाद वह बिना किसी और विचार के स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो से 10 स्थान पीछे हट गए। बूम! पार्गेटरी फ्लेम दानव की धधकती आग नीचे उतरी और विशाल विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। शोर स्काई ट्रेमा बमों के विस्फोट से कमतर नहीं था। हालांकि युनचे इससे बच गया, फिर भी वह इसके परिणाम से प्रभावित हुआ। दम घुटने वाले दबाव के कारण उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा और वह अपने पीछे लावा के कुंड में चला गया। लावा के पुल का किनारा बहुत उथला था और मुश्किल से युचे के बछड़ों तक पहुंच पाया। वह फिर से नहीं उठा, बल्कि टाइगर सोल तलवार को पकड़ लिया और लावा में खड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपना भौं बुना हुआ था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अपनी तलवार से पुर्गेटरी फ्लेम दानव के शरीर पर 30 से अधिक घाव करने के बावजूद वे पूरी तरह से गायब हो गए थे। इस राजकुमारी ने आपको पहले ही बता दिया था कि इस ज्वलंत वातावरण में इसके पास अत्यंत शक्तिशाली उपचारात्मक क्षमताएं हैं। न केवल इसकी लपटें बुझने वाली नहीं हैं, बल्कि इसकी सामान्य चोटें भी थोड़े समय में ठीक हो जाएंगी।
आपके द्वारा लगी चोटों से उबरने के लिए अधिक से अधिक 5 से 6 सांसों के समय की आवश्यकता होती है। भले ही आप 100 वर्षों तक इसी तरह आगे बढ़ते रहें, फिर भी इसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना बुनियादी तौर पर असंभव है। जैस्मीन ने ठंडे स्वर में बात की, लेकिन बोलना समाप्त करने के बाद वह काफी देर तक रुकी और फिर अचानक चिल्लाई, मुझे मिल गया। इसके सिर पर सोने के निशान पर हमला करो। यही इसके कमजोर बिंदु का स्थान है। सोने का निशान। युनचे ने अपना सिर उठाया और उसके सींगों के बीच में चमकदार सुनहरा बिंदु देखा। इसकी गहन आभा उस क्षेत्र में सबसे कमजोर है, इसका कमजोर बिंदु होना चाहिए। वहां इस पर हमला करने का प्रयास करें। युनचे ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी बिना कुछ किए काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पारगेटरी फ्लेम दानव 33 मीटर लंबा था। अपनी वर्तमान गहन शक्ति के साथ दुष्ट आत्मा के प्रभाव में भी वह अधिकतम 20 से 25 मीटर तक ही छलांग लगा सकता था। वह निश्चित रूप से उसके माथे को छूने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि मेरे पास मौका लेने और इसे आजमाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। युनचे ने अपने दांत भींचे और धीमे कदमों से पुरगेटरी फ्लेम डेमन के सामने चला गया। बहुत देर तक इससे जूझने के बाद उसके सिर पर एक और खतरे का एहसास हुआ। पुरगेटरी फ्लेम दानव ने पहले ही अपनी दाहिनी मुट्ठी उठा ली थी और युनचे की स्थिति की ओर तेजी से प्रहार किया। यही वह क्षण था जिसका युनचे को इंतजार था। एक स्टार गॉड की टूटी हुई छाया के साथ वह एक पल में लगभग 10 कदम पीछे चला गया और पुरगेटरी फ्लेम दानव के धधकते मुट्ठी हमले के केंद्र से बच गया। इसके तुरंत बाद मुक्का उतरने से ठीक एक क्षण पहले उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। सीधे 20 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया। बूम! नीचे एक जोरदार दुर्घटना हुई। हवा में भी वह अभी भी अपने पैरों के नीचे से ऊर्जा की चौंकाने वाली लहर को महसूस कर सकता था। जैसे ही पुरगेटरी फ्लेम दानव ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, उसका शरीर नीचे झुक गया और उसका माथा लगभग 18 मीटर की ऊंचाई तक गिर गया, जो युनचे के तिरछे नीचे था। मध्य हवा में रहते हुए जब तक कोई आकाश के गहरे दायरे तक नहीं पहुंच जाता और अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके हवा में उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मध्य हवा में स्वयं के लिए उत्तोलन ढूंढना असंभव था। मध्य हवा में चलना तो दूर, यहाँ तक की दिशा भी नहीं, किसी के गिरने पर नियंत्रण करना मुश्किल था। हालांकि युनचे के मामले में ऐसा नहीं था। उसका शरीर हिल गया और स्टार कॉर्ड्स ब्रोकन शैडो को अचानक हवा में लगभग 7 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित करने के लिए सक्रिय कर दिया। बिल्कुल पुरगेटरी फ्लेम दानव के सिर के ठीक ऊपर घूम रहा है। उसका शरीर सीधे नीचे गिर गया क्योंकि उसने टाइगर सोल तलवार को भी अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया था। गिर रहा है, चांद डूब रहा है, तारा, हाँ, टाइगर सोल स्वॉर्ड ने अचानक एक तीव्र रोशनी छोड़ी और एक अतुलनीय रूप से तेज और स्पष्ट बाघ की गुर्राहट इस दुर्गम स्थान में गूंज उठी। बाघ की दहाड़ और युनचे के युद्ध घोष के बीच टाइगर सोल तलवार ने फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार की शक्ति लेते हुए पुरगेटरी फ्लेम दानव के माथे पर प्रकाश के स्थान पर सटीक रूप से इशारा किया और टोफू को काटते हुए ऐसा छेद किया। मीटर लंबा तलवार का शरीर पूरी तरह से नीचे गिर गया और यहाँ तक कि प्रहार की बेहद क्रूर शक्ति के कारण उसकी मूठ भी अंदर आ गई। युनचे जमीन पर गिर गया और सांस लेने में कठिनाई होने पर उसने तुरंत अपना एविल सोल प्रोफाउंड गेट बंद कर दिया। फिर भी पारगेटरी फ्लेम दानव का शरीर पहले से ही अपनी जगह पर जमा हुआ था। एक क्षण बाद उसने अचानक निराशा की एक अतुलनीय पीड़ा भरी दहाड़ निकाली। इसका विशाल ढांचा धीरे धीरे आगे की ओर गिरा और विस्फोटक रूप से तेज ध्वनि के साथ फर्श पर गिर गया। उसके शरीर पर लगी आग की लपटें तुरंत बुझ गईं, जब तक कि जो कुछ बचा था वह कुछ छोटे अंगारे थे जिनसे उसके बड़े काले शरीर का पता चला। कुछ ही समय बाद उसका शरीर भी बिखरने लगा और सब कुछ ऐसे नष्ट हो गया मानो वाष्प से बना हो। लाल फर्श पर केवल टाइगर सोल तलवार बची थी जिसने उसे एक ही बार में मार डाला था। सफलता। युनचे ने टाइगर सोल तलवार उठाई और एक लंबी आह भरी, और इसी समय उसके सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। विकृति के बीच ये धुंधली तरह घूम गया और जब सब कुछ अंततः स्थिर हो गया तो लाल भूमि, ज्वालामुखी और लावा के पूल, ये सभी गायब हो गए। इसकी जगह शून्यता का विस्तार, इतना सपाट जंगल था कि देखने के लिए कोई असमान भूमि नहीं थी। परीक्षण का दूसरा चरण, फीनिक्स के तीर। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 110 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 5। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 110 वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स फ्रेगमेंट्स 5। फीनिक्स की परीक्षाएं सचमुच भयावह थीं। ये पहला परीक्षण, यदि युनचे आग के प्रति अजेय नहीं होता तो उसे न जाने कितनी बार पुरगेटरी फ्लेम दानव की आग में मरना पड़ता। इस दूसरे परीक्षण के बारे में बिना सोचे कोई भी कह सकता है कि यह निस्संदेह पहले की तुलना में कहीं अधिक भयानक होगा।
घास के एक तिनके के बिना असीम बंजर मैदान चिलचिलाती हवा के साथ अपने साथ एक सूनापन और अकेलापन लेकर आए जिसने लोगों को उदास कर दिया। इसी समय आकाश से अचानक फीनिक्स की अत्यधिक तेज और स्पष्ट चीख सुनाई दी। इसके बाद मूल रूप से अंधेरा आकाश अचानक धधकते हुए लाल रंग में बदल गया, मानो वह स्वर्गीय आग से जलकर लाल हो गया हो। युनचे ने ऊपर देखा और लाल रंग के आकाश को असंख्य लाल बिंदुओं से ढका हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद फीनिक्स की चीख फिर से गूंज उठी और लाल बिंदुओं का धब्बा उसके स्थान पर लक्षित हुआ और अचानक उल्काओं की तरह तेजी से गिरने लगा। उसकी आंखों के सामने ये बिंदु तेजी से करीब आते गए और बड़े होते गए। अंत में फीनिक्स का छायाचित्र युचे की दृष्टि रेखा के भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये लाल रंग की आग से ढका हुआ एक शरीर था, लगभग 6 फुट लंबा एक छोटे आकार का फीनिक्स। उसके उतरने की गति अत्यंत तीव्र थी, मानो वह उड़ता हुआ कोई तेज और तेज तीर हो। पूफ! धधकती फीनिक्स तेजी से युचे के शरीर से टकराई। ये तुरंत फट गया, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया और आग की बारिश से आकाश ढक गया। यदि यह कोई और होता तो वे पहले ही दूसरे परीक्षण में विफल हो गए होते, क्योंकि ये भयानक फीनिक्स लपटे स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के एक व्यक्ति को तुरंत गंभीर रूप से घायल अवस्था में झुलसाने के लिए पर्याप्त होती। इन लपटों में युचे के खिलाफ कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। हालांकि उस शक्तिशाली प्रभाव बल और विस्फोटक बल ने युनचे को सीधे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में खून बहने लगा। चीख टिल्ड टिल्ड टिल्ड। फीनिक्स की चीख फिर से गूंज उठी और एक और फीनिक्स छायाचित्र धधकते हुए तीर की तरह नीचे गिर गया। इस बार युचे ने इसे जबरदस्ती प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दे दिया। फीनिक्स की छाया धरती पर गिरी और आग की लपटें फूट गईं, जिससे जमीन में एक लंबी दरार पड़ गई। युनचे ने अभी तक अपना संतुलन हासिल नहीं किया था कि ऊपर से एक बार फिर फीनिक्स की चीख गूंजी, लेकिन इस बार लगातार फीनिक्स की चीखें आ रही थीं। लगातार 3 फीनिक्स छायाचित्र 3 अलग अलग दिशाओं से तेजी से गिरे, सीधे युचे को लक्ष्य करते हुए। युचे का शरीर फीनिक्स की पहली छाया से बचते हुए पलट गया, फिर वापस कूदने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरी को चकमा दे दिया। स्टार भगवान की टूटी हुई छाया। हवा में निलंबित युनचे ने अपने शरीर को एक झटके में झुकाया और तीसरी फीनिक्स छाया से भी बाल बाल बच गया। बूम बूम बूम। 3 फीनिक्स छायाचित्रों में एक के बाद एक विस्फोट हुआ, जिससे आग की लपटें उठी जो 10 मीटर ऊंची थी। हालांकि फीनिक्स की चीखें और भी स्पष्ट हो गईं। युनचे ने अपना सिर उठाया और देखा कि इस बार वास्तव में एक ही समय में 7 फीनिक्स छायाएं उसकी ओर गिर रही थी। धिक्कार है, इसे ऐसे नहीं खेला जाना चाहिए। युनचे की भौं टेढ़ी हो गई और उसने अपने दिल में गुप्त रूप से श्राप दे दिया। डॉट 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 डॉट। युचे के परीक्षण के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद मूल सी संरचना एक बार फिर से प्रकट हुई, लेकिन लेंजुएरो ने अभी तक नहीं छोड़ा था और इसके बजाय जगह पर खड़ा था। उसने फैंग बायचुआन से भयावह परीक्षणों के बारे में सुना था। फैंग बायचुआन के अनुसार युचे की शक्ति के साथ, यहाँ तक कि अग्नि विशेषता वाली गहन कला के साथ भी 10 सांसों से अधिक समय तक अंदर रहना असंभव होगा। लेकिन 10 सांसें बीत गईं, 20 सांसें बीत गईं, 30 सांसें बीत गईं। आधा घंटा बीत गया, युचे अभी भी बाहर नहीं आया था। लेंजुएरो के लिए शांत रहना असंभव था। उसके चेहरे पर भाव और भी अधिक चिंताजनक हो गए। पौन घंटे तक इंतजार करने के बाद अब वह शांत नहीं रह सकी। फैंग बायचुआन की ओर उसने दबाव डालते हुए पूछा, फैंग कबीले के नेता, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या आपने यह नहीं कहा कि बाहर आने से पहले उसे अधिकतम 10 सांसें लेनी पड़ेंगी? फैंग बायचुआन का दिल बहुत पहले से ही बेचैन हो गया था। लेंजुएरो की बात सुनकर वह केवल उसे सांत्वना दे सका। शायद प्रत्येक व्यक्ति के लिए परीक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। निश्चिंत रहें, छोटा भाई युनचे उस तरह का नहीं है, उस व्यक्ति का जो अपनी सीमाएं नहीं जानता। यदि यह उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां वह अब और सहन नहीं कर सकता है, तो वह तुरंत बाहर आ जाएगा। लेंजुएरो ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने व्यग्रतापूर्ण भावनाओं को अपने हृदय में दबा लिया और प्रतीक्षा करती रही। डॉट 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 डॉट। चीख टिल्ड टिल्ड, चीख टिल्ड टिल्ड, चीख टिल्ड टिल्ड, स्क्री टिल्ड 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 टिल्ड। कई फीनिक्स चीखें अव्यवस्थित रूप से ओवरलैप हो गईं। तीव्र चीखें लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वे आकाश को फाड़ देंगी। शुरुआती रोने से लेकर 3 के समूह तक, 7 के समूह तक, 15 के समूह तक। इस समय पूरा आकाश था फीनिक्स की चीखों और फीनिक्स छायाचित्रों से भरा हुआ।
बिल्कुल उल्का बौछार की तरह जो तुलना से परे भयावह था। यूचे ने उल्कापात के बीच तेजी से आगे बढ़ने के लिए स्टार गॉड की टूटी हुई छाया का उपयोग किया और इधर उधर चाल चली। उनका स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो फिलहाल केवल पहले चरण में था, लेकिन भले ही जैस्मीन से आया गहन आंदोलन कौशल निम्नतम स्तर पर था, फिर भी इसमें एक बेहद चौंकाने वाली शक्ति थी और उसे फीनिक्स तीर गठन के बीच एक भ्रम की तरह घूमने की अनुमति दी गई थी। अपने पीछे अनगिनत छवियां छोड़ गया जिनके पास बिखरने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं था। हालांकि ये फीनिक्स सिलहूट अंततः बहुत अधिक केंद्रित हो गए, उनमें से हर एक से बचना उसके लिए असंभव था। लगभग 1 दर्जन लहरों के बाद वह पहले ही 7 या 8 बार मारा जा चुका था। फीनिक्स सिलहूट प्रभाव की शक्ति उसके द्वारा उठाई गई आग की लपटों से बिल्कुल अतुलनीय थी। हालांकि यूनचे के लिए, जो केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में था, यह एक बड़ा खतरा था। हर बार जब वह फीनिक्स सिलहूट से टकराता था, तो उसकी सुरक्षात्मक गहन आभा थोड़ी कमजोर हो जाती थी। स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो के लगातार उपयोग के साथ उसकी ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। बूम 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 बूम। फीनिक्स छाया की लहर के बाद लहर उसके बगल में फूट पड़ी। मूल रूप से समतल भूमि छिद्रों और गड्ढों से युक्त हो गई थी। दृष्टि के भीतर अभी भी बरकरार एक भी क्षेत्र को ढूंढना असंभव था। एक बार फिर, यदि वह आग से अजेय नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही सैकड़ों बार मर चुका होता। इस फीनिक्स परीक्षण में दुष्ट ईश्वर का अग्नि बीज निस्संदेह उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। बूम। आखिरी लहर में कई सौ फीनिक्स छायाचित्र आकाश से उतरे। उनके शरीर से धधकती आग की चमक निकल रही थी, जिससे आकाश लाल रंग में जगमगा रहा था। जैसे ही वे गिरे, विशाल पृथ्वी आग से भड़क उठी और मंथन भूमि जलकर काली काली जली हुई पृथ्वी में बदल गई। उसी क्षण यूनचे पर फीनिक्स के साथ छायाचित्र अंकित हो गए। उनके पूरे शरीर की सुरक्षात्मक गहन आभा एक पल में पूरी तरह से बिखर गई। सौभाग्य से प्रभाव वहीं समाप्त हो गया। उनके सीने में दर्द की लहर के अलावा उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं। उफ़, क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? अभी भी जल रही आग की लपटों के बीच खड़े होकर यूचे ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा और राहत की लंबी सांस ली। फीनिक्स का रोना पूरी तरह से बंद हो गया था और अंततः ऊपर आकाश में फीनिक्स छायाचित्रों का कोई निशान नहीं था। इस समय उन्होंने उस पूर्वज की प्रशंसा करना शुरू कर दिया जिसका उल्लेख फेंग बाइचुआन ने किया था। एक सामान्य मानव के शरीर और आत्मा गहन क्षेत्र की खेती के साथ, वह वास्तव में उस अतुलनीय भयानक फीनिक्स गठन को पार करने में सक्षम था जिसे उसने अभी पहले अनुभव किया था। वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आसपास की आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और दूसरा परीक्षण भी अंततः समाप्त हो गया। ये कहने के बजाय कि यूनचे गुजर गया, ये कहना बेहतर होगा कि उसने इसे झेलने के लिए अपनी विशेष काया का इस्तेमाल किया। इस समय उसकी आंखों के सामने का दृश्य विकृत होकर और अधिक अस्पष्ट होने लगा। यूनचे तीसरे परीक्षण के दृश्यों का अवलोकन करना शुरू ही करने वाला था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ पहले से ही काला हो गया था। इसके बाद घुप्पकाली दुनिया में 2 सुनहरी आंखें खुली। फीनिक्स आत्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। वास्तव में आपके पास एक विशेष काया है जो आग की लपटों से नहीं डरती। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो आदिम दुष्ट ईश्वर की आभा आपके शरीर के अंदर रहती है। ये सही है। यूचे ने सिर हिलाया। फीनिक्स आत्मा के दिल की गहराइयों में दुष्ट ईश्वर की आभा को पहचानने में सक्षम होने के संबंध में उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार फीनिक्स और दुष्ट भगवान दोनों ही आदिम देव जाति का हिस्सा थे। दुष्ट ईश्वर किसी भी तत्व के साथ मेल नहीं खाता है, क्योंकि वह वास्तव में सभी तत्वों का शत्रु है। लेकिन तत्वों को नियंत्रित करने में परिचितता और क्षमता के मामले में कोई भी दुष्ट भगवान की तुलना नहीं कर सकता है। यदि आप किसी तरह दुष्ट ईश्वर की शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो न केवल आग, बल्कि पानी, हवा, गड़गड़ाहट, पृथ्वी, डोमेन, आयाम, आत्मा, सभी आपके अधीन हो जाएंगे और कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यूचे, आपने पिछली 2 अवस्थाएं इसलिए पार नहीं की कि आपके पास पर्याप्त ताकत थी, बल्कि आपकी विशेष काया के कारण। हालांकि ये है धोखा देना, गुजरना है, मुझे इससे इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि ये तीसरा परीक्षण, हृदय की ज्वाला का भ्रष्टाचार, हृदय का एक परीक्षण है जिसका आग की लपटों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार आपके शरीर के लाभ समाप्त हो जाते हैं और ये तीसरा परीक्षण भी पारित करने के लिए सबसे कठिन परीक्षण है। इन अनगिनत वर्षों में पहले 2 परीक्षण पास करने वाले चुनौती देने वालों की संख्या 329 हो गई है, लेकिन जो लोग तीसरी परीक्षा में सफल हुए वे केवल 7 लोग हैं। 7। यूचे तुरंत स्तब्ध रह गया।
हालांकि उसने अपनी धोखाधड़ी की स्थिति के साथ पहले 2 परीक्षणों को बहुत आसानी से पार कर लिया, लेकिन उसने एक ही समय में 2 परीक्षणों की भयावहता को स्पष्ट रूप से देखा था। जो लोग आत्मा के गहन दायरे में रहते हुए 2 परीक्षाओं को पार करने में सक्षम थे, वे निस्संदेह बेजोड़ प्रतिभावान थे। जहां तक सच्चे गहन क्षेत्र के लोगों की बात है, वहां उत्तीर्ण होने की संभावना भी नहीं थी। और यह इन असाधारण प्रतिभाओं के भीतर ही था कि उनमें से 100 में से केवल 2 ही तीसरी परीक्षा पास करने में सक्षम थे। ये तीसरा परीक्षण कितना भयावह हो सकता है? हालांकि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा परीक्षण हृदय का परीक्षण है। इसमें लड़ाई शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आपके दिल के भीतर के विकल्प शामिल हैं। यदि आप शक्ति की खोज के प्रति पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं, तो भले ही आपके पास कमजोर गहन शक्ति हो, एक मौका है कि आप आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपके पास पर्याप्त दृढ़ संकल्प नहीं है, तो सांसारिक दुनिया में अपना जीवन गुजारना भी एक विकल्प हो सकता है। आखिरकार, जीवन में शक्ति ही सब कुछ नहीं है। क्या आप तैयार हैं? दिल का परीक्षण। 2 जन्मों वाले व्यक्ति के रूप में जीवन और मृत्यु की सीमा को कई बार अनुभव करने के बाद उसे जिस चीज से सबसे कम डरना चाहिए वह दिल की परीक्षा थी, है ना? दिल का परीक्षण। इन कुछ शब्दों से यूचे का दिल शांत हो गया। यहाँ तक कि फीनिक्स स्पिरिट द्वारा बताई गई बेहद कम उत्तीर्ण दर का सामना करते समय भी वह उतना घबराया हुआ नहीं था जितना पहले और दूसरे परीक्षणों का सामना करते समय था। बिना किसी हिचकिचाहट के यूचे ने तुरंत सिर हिलाया। चलो शुरू करें। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। फीनिक्स स्पिरिट की आंखें गायब हो गईं और काली काली दुनिया एक बार फिर विकृत होने लगी। यूचे को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर किसी तूफान में बह गया हो और विकृत जगह में तैरने लगा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में बुदबुदाया, मुझे देखने दो कि दिल की यह परीक्षा वास्तव में क्या है। एकमात्र चीज जो वास्तव में मेरी मानसिक स्थिति को तोड़ सकती है, अब अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी है। इससे उसने अचानक सतर्क होकर अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसके मन में भारीपन था जिसे रोका नहीं जा सका। उसकी दृष्टि और जागरूकता तब तक धुंधली होती गई जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। जब उन्हें होश आया तो उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में हल्का दर्द फैल गया। उनका शरीर भी बेहद कमजोर था, मानो गंभीर चोटों से उबर रहा हो। उसकी नाक की नोक से खून की हल्की गंध बह रही थी। वह उसके अपने खून की गंध थी। क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों है? ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी अभी गंभीर घाव मिले हैं। साथ ही यह सांस, ये खुशबू, यह इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे साफ होती दृष्टि में उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है। यह एक बहुत ही साधारण बांस का केबिन था जिसमें कुछ साधारण टेबलें थीं। एक छोटी मेज भी बांस से बनी थी और उसकी सतह सभी प्रकार की दवा की बोतलों और धुंध से ढकी हुई थी। एक और संयुक्त मेज सभी प्रकार के उपचार उपकरणों से भरी हुई थी। साथ ही ताजे खून से सने सफेद कपड़े के ढेर भी थे। पूरे कमरे में दवा और खून की तेज गंध फैली हुई थी। केवल उसके शरीर को ढंकने वाले पतले कंबल से हल्की और गर्म खुशबू आ रही थी। साधारण बांस की खिड़की से झांकते हुए उसने एक डोरी देखी जिस पर पुरुषों के कपड़ों की एक पंक्ति लटकी हुई थी। ये कपड़े पैच की परतों से ढके हुए थे। हालांकि खून के भारी धब्बों के कारण उनकी सावधानी पूर्वक सफाई की गई थी, सूखने के बाद भी उनमें खून का हल्का निशान बरकरार रहा। जैसे ही उसकी चेतना पूरी तरह से साफ हो गई, मानो बिजली गिर गई हो, यूचे अचानक बिस्तर पर बैठ गया। उसकी निगाहें शून्य होकर सामने के दृश्य को देखती रहीं। उसका हृदय तूफान के बीच में एक छोटी सी नाव के समान था, बेतहाशा लहराते हुए। ये जगह है, ये जगह है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और सक्षम करें सूचनाएं। धन्यवाद।